आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस फोटो ख़त्म नबूवत स्टेशन, या आई थिंक पिंडी में ये स्टेशन है, ख़त्म नबूवत स्टेशन का नाम है। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि जिस तरीके से हम और इश्यूज़ पे बात करते हैं कि मुल्क में इस्लामाइजेशन का एक टॉक्सिक किस्म का एक पैटर्न चल रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं, टूल्स, तहरीक्स और ये और वो। कितने लोग हैं, कितने हिस्टोरियंस हैं पाकिस्तान में बड़े से बड़े जिन्होंने खुलकर ख़त्म नबूवत तहरीक पे बात की हो, इसकी हिस्ट्री पे बात की हो, इसके ओरिजिन्स पे बात की हो कि किस तरीके से पॉलिटिकली ये तहरीक, स्पेसिफ़िकली ये तहरीक ख़त्म नबूवत कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका मकसद क्या था। ये जो तहरीक है ख़त्म नबूवत तहरीक, जो ऑफिशियली पाकिस्तान में पहले बनी थी, उससे पहले स्पीचेस में और तकरीरों में बुखारी की, मौदूदी की और उस्मानी की, उसमें ये आपको मिलेंगी चीज़ें। उससे पहले आपको यही नज़र आता है तारीख़ में कि एकेडमिक डिस्कोर्स हुआ करते थे। स्पेशली जब अहमदिया जमात बनी तो उसके बाद से मौलवी हजरात जो थे वो गालम गलोच देते थे, लेकिन ख़त्म नबूवत पर, ख़ातमुन नबीन पर, ख़त्म नबूवत नहीं ख़ातमुन नबीन पर एकेडमिक डिस्कोर्स हुआ करता था। असल जो माजरा आपको नज़र आएगा वो आपको 1930s में नज़र आएगा, जब एहरार खिलाफतिस्ट मूवमेंट के जो लोग थे, ठीक है, जब उन्होंने ये पार्टी बनाई, बुखारी को प्रेसिडेंट बनाया, सैयद तालोश बुखारी को, तब तब भी उसकी स्पीचेस में अहमदियों का जो मौजू था वो बहुत कम हुआ करता था। ब्रिटिश ज़्यादा उसका कंसर्न था कि हमने ब्रिटिश की हुकूमत से निकलना है, हम कांग्रेस के साथ हैं, मुस्लिम लीग पार्टी ऐसी ऐसी है, जिना जो है वो काफिर है, वो शराबें पीता है। इकबाल को भी ये कुछ नहीं समझते थे, इकबाल की भी ये सुथरी करते थे कि ये बंदा शराबें पीता है, ये कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 1930s में जब ये कश्मीर में दंगे फसाद शुरू हुए, इसमें जो कश्मीर कमेटी बनी थी, ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी, इस पर काफ़ी नोटेबल पीपल थे, इलामा इकबाल भी थे और भी थे, और इसमें इलामा इकबाल ने ही अहमदियों के जो दूसरे खलीफा थे उनको भी सेलेक्ट किया कि इनकी भी रिप्रेजेंटेशन, इनकी भी एडवाइस हमें लेनी चाहिए। वहाँ से असल आपको नज़र आता है कि ऑफिशियल एक कैंपेन स्टार्ट की एहरार्स ने अहमदियों के ख़िलाफ़। अभी ख़त्म नबूवत का कोई सिलसिला नहीं आया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों से पहले सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वन में वंडर कि जो वलीउल्लाह थे, रिफॉर्मर्स थे, बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, जो बड़े बड़े दाता गंज बख्श जैसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आलिम गुज़रे हैं, वो क्या डिस्कोर्स रखते थे, वो क्या बहस करते थे। उसमें कोई ख़त्म नबूवत की चीज़ हमें नज़र आती है या नहीं? बिल्कुल नज़र नहीं आती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिफॉर्मर्स जो थे उनकी इंटरप्रटेशंस आप ख़ातमुन नबीन के हवाले से पढ़ेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लिबरल तरीन मौलवी बोल रहा है। उनके व्यूज़ ऐसे थे कि आप मान ही नहीं सकते कि ये देवबंदियों के जो मौलाना कासिम हैं उनकी आप डिस्कोर्स पढ़ लें ख़ातमुन नबीन की आयत पर, शाह वलीउल्लाह की पढ़ लें, दाता गंज बख्श साहब की पढ़ लें, और जो रिफॉर्मर्स हैं उनकी पढ़ लें। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी ओपनली ख़ातमुन नबीन की इस आयत पर बड़े बड़े आलमों ने, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खुलेआम ओपनली ये चीज़ें कही हैं कि हमारे नज़दीक इसका मतलब आखिरी नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नज़दीक अभी हज़रत ईसा ने आना है कि जो कोई नबीउल्लाह होंगे। तो देर इज़ अ रीज़न के मदरसों में और ये जो मौलवी जो स्टेजों पर आकर खड़े होते हैं, देर इज़ अ रीज़न कि ये पुराने आलमों और रिफॉर्मर्स की बात नहीं करते, इस मौजू पर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, बड़ी ओपनली लिखा हुआ है। क्यों नहीं बताते? ला नबी बादी की जो हदीस है वो पूरी हदीस क्यों नहीं बताते हैं? वो हदीसें जो हैं, वो जो इंसिडेंट्स हैं जिनको ये सच्चा मानते हैं, जिसमें हज़रत अली, इमाम अली को ख़ातमुल औलिया कहा गया है, मस्जिद नबवी को ख़ातमुल मस्जिद नबवी कहा गया है, वो हदीसों की इंटरप्रटेशंस डिफरेंट की जाती हैं कि नहीं, वहाँ ख़ातमुल औलिया का मतलब कुछ और है, जो कुरान मजीद में ख़ातमुन नबीन है उसका मतलब कुछ और है। ख़ातम से जब ख़त्म पे आया जाए तो मामला ही चेंज हो जाता है। यही आपको इमाम अली के एक वाक़ये में मिलेगा कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो लोग मुसलमान कुरान पढ़ाया करते थे, जो सिखाया करते थे, तलफ़्फ़ुज़ सिखाया करते थे, उसमें इमाम अली एक दफ़ा गुज़र रहे थे और वो उन्होंने सुना कि वो जो मुसलमान है वो ख़ातिम पढ़ा रहा है उनको। ख़ातिम भी अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन वो ख़त्म बन जाता है, आखिरी बन जाता है। इमाम अली ने उसको टोका कि इट्स नॉट ख़ातिम, इट्स ख़ातम, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। देयर इज़ अ रीज़न कि नेशनल असम्बली में जब अहमदी लीडरशिप को बुलाया गया था तो उसमें जनरल याह्या जो थे, जो सवालात कर रहे थे, उन्होंने एक भी सवाल
ख़ातम नबीन की आयत पर नहीं किया। हालांकि पूरा का पूरा टोला मौलवियों का बैठा था, उसमें शिया भी थे, अहले हदीस भी थे, बरेलवी भी थे, ये मुफ्ती महमूद जो ये फजलुर रहमान के वालिद साहब हैं ये भी थे, ठीक है। सारे के सारे मौलवी इकट्ठे होकर बैठे थे। एक भी सवाल ख़ातमुन नबीन की आयत पर नहीं हुआ। दूसरी तरफ वफ़ात मसीह पर भी बात नहीं हुई, जो कि अहमदियों का सबसे बड़ा एक वो है, क्लेम है कि वफ़ात हज़रत ईसा की वफ़ात हो चुकी है और उनकी जो कब्र है, उनका जो वो है, जो उनकी वफ़ात हुई है वो कश्मीर श्रीनगर में हुई है। बहस किस पर हुई? जनरल याहिया ने वाइजली, बड़ी स्ट्रेटिजिकली लीगैलिटीज़ पे बहस की कि अगर एक मुस्लिम कोटा हो किसी कॉलेज में और उसमें एक क्रिश्चन आ जाए मुस्लिम बन के, क्या हम उसको फेस वैल्यू पे मान लें कि तुम क्रिश्चियन हो या नहीं हो, तुम सबूत दो कि तुम मुसलमान हो। तो इस पर बहस हुई थी कि हम कैसे मान लें फेस वैल्यू पे, क्या आप कहें आप मुसलमान हैं और हम मान लें, है जबकि आपकी अपनी जमात में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, डाटा रखा जाता है, कौन अहमदी है कौन नहीं है। कोई आके कह दे मैं अहमदी हूँ, क्या आप मान लेंगे अहमदी हैं? इन लीगैलिटीज़ में नेशनल असम्बली पे बहस हुई, उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया, लेकिन आखिर में जनरल याहिया ने ये ज़रूर कहा था अपनी क्लोजिंग स्पीच में कि आप बेशक नॉन मुस्लिम करार दे दिए गए हैं, लेकिन आपके राइट्स, आपका राइट टू प्रीच, आपका राइट टू मेक अ मॉस्क या कुछ भी, वो आपके प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप स्टिल पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। ये तो आगे जाके ज़िया ने ऑर्डिनेंस एक्स में वो भी बैन कर दिया कि तुम लोग अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकते। तो सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि तफसीर का भी, इंटरप्रटेशन का भी सारा का सारा कंट्रोल जो है वो मौलवियों के पास है। बड़ी हैरानगी की बात है कि हम इधर से उधर की बातें कर लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूल यूज़ किया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन्स में, वैसे भी स्पीचेस में, उस पर हम बात नहीं करते कि ख़ात्मुन नबीन पर कोई और डिस्कोर्स हो सकता है या नहीं, क्योंकि आपके नज़दीक नहीं हो सकता, कोई और मतलब निकल ही नहीं सकता। आप यहाँ तक अब बात पहुँच गई है कि हमने पुराने वलियों को भी नहीं मानना, ऐसी की तैसी। हमने तो कुरान मजीद को मानना है। कुरान मजीद की तफसीर किसने की? वो जी हमारे लोकल मौलवी साहब ने की है। अच्छा, अब उसकी तफसीर मानूं या मैं पुराने वलियों की तफसीर मानूं? या अच्छा, हदीस की तफसीर, इंटरप्रटेशन किसने की है? वो जी हमारे बाबा जी ने की है। मैं बाबा जी को मानूं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रिफॉर्मर्स आए, या जो पुराने सहाबी थे, या इमाम अली थे, या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, या उनकी सुन्नत थी, उधर से कोई चीज़ निकाल कर, उनकी तफसीर निकाल कर उधर से कोई रिज़ल्ट निकालूं? क्या वो क्या माजरा है? वो भी फ़िरके हैं, वो भी जमातें हैं जो ये समझती हैं कि हज़रत ईसा कुरान की रूह से वफ़ात पा चुके हैं। जहाँ तक वो हदीसें हैं कि इमाम मेहदी ने आना है, इमाम मसीह ने, गामदी का जो है ये जमात है, ये यही मानती है कि कोई इमाम मेहदी, कोई मसीह नहीं आने वाला। तो अब सलूशन है मुस्लिम उम्मा के पास, वो ये है कि टीचर होना चाहिए जो टीच करता रहे और बताता रहे लोगों को कि ये सही है ये गलत है। बस इसके अलावा अल्लाह ताला ने और सारे दरवाज़े, वही के दरवाज़े बंद कर दिए, इल्हाम के दरवाज़े बंद कर दिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स स्टिल बिलीव हज़रत ईसा ज़िंदा हैं, उन्होंने आसमानों से उतरना है। दमिश्क के किसी टावर पे, मस्जिद के टावर पे उतरेंगे, उधर सीढ़ी लगा के मौलवी खड़े होंगे, वो उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल करते साथ ही शिया जो होंगे और जो सुन्नी होंगे, बरेलवी होंगे, अहले हदीस होंगे, आइसिस वाले होंगे, तालिबान होंगे, वो सारे इर्द गिर्द खड़े होकर हर कोई अपने अपने फ़िरके के हवाले से सवाल करेगा उनसे कि जनाब अली दा पहला नंबर है या अबू बकर दा पहला नंबर है, दसो। मुआविया नू तुसी हज़रत कहते हो या मुआविया नू गालियों से याद करते हो? सुन्नी अपनी हनफी को मानते हो, मलिकी को मानते हो, किसको मानते हो? हैं तालिबान अपनी, आइसिस अपनी, हर कोई अपने अपने हवाले से पूछेगा। उस मसीह से बेचारा जो आसमान से उतरा है, इतने सालों से स्पेस में बैठा है, उससे पूछा जाएगा कि बताओ, मसीह परेशान होकर ये लिखवा लें कि अगर कोई ऐसा मसीह आपके नज़दीक आने वाला है तो उसको तो जेलों में बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली जिसने भी मज़हब पर बात करने की कोशिश की है, कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लाने की कोशिश की है, लास्ट टाइम देखें जुनैद हफीज़ जेल में है। कोई ज़रा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कोई पब्लिकली कह दे, किसी का दिमाग घूम जाए, ब्लास्फेमी, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बहस ही नहीं। जब पाकिस्तान में मज़हब पर ही
डिस्कोर्स नहीं है, एकेडमिक डिबेट्स नहीं होती हैं। एकेडमिक डिबेट्स होती भी हैं तो बंद दरवाज़ों के पीछे आपके अपने ग्रुप्स में होंगी, और उस ग्रुप्स में भी इंफॉर्मेशन इतनी लिमिटेड है, इतनी जाहिलाना इंफॉर्मेशन है कि बड़े से बड़ा बंदा जो प्रोफेसर भी होगा लम्स का, वो भी उस ग्रुप में बैठा है। देखें, मेरे नज़दीक जो है ना, मैंने जो हिस्ट्री में पढ़ा है वो ये है कि अहमदी काफिर हैं, लेकिन लेकिन मतलब इस तरह की चुस्से मार रहे होंगे, बातचीत चल रही होगी, अच्छी बात है, डिस्कोर्स हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। फ्री थिंकर्स अपने आप को समझते हैं, वोक एक्टिविस्ट समझते हैं, वोक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट समझते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। तो जब कौम में ये इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि मौलवी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, मौलवी के बगैर जनाजा नहीं हो सकता, मौलवी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मौलवी इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि जो हमें रिफॉर्म कर सकता है। हालांकि मौलवियों को, आलमों को, स्कॉलर्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज किया है कि ये बदतरीन मखलूक हैं। आलमों के हाथों में तो इस्लाह का जो रेफॉर्मेशन का जो ठेका है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्कॉलर्स के हाथ में दिया ही नहीं है। रेफॉर्मेशन, इस्लाम की इस्लाह, लोगों को बताना कि क्या सही है क्या गलत है, ये रिफॉर्मर्स के थ्रू दिया है, खिलाफत के थ्रू दिया है। खिलाफत जब ख़त्म हो गई, जब आगे से आगे डायनेस्टी शुरू हो गई, उसमें फिर अल्लाह ताला ने रिफॉर्मर्स भेजे। तो पाकिस्तान में ये आपको बड़ा आम सुनने को मिलता है कि नहीं यार मैं मज़हब पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सेंसिटिव आप लोगों ने बनाया है। ब्लास्फेमी में बात नहीं करूँगा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आप लोगों ने बनाया है। सेंसिटिव है नहीं, आप लोग सेंसिटिव हैं जो इरिटेट होते हैं इन कन्वर्सेशन से, या जो वो लोग जो जेन्युइनली बात करना चाहते हैं, वो ग्रुप ढूंढना चाहते हैं जिनसे वो रिलीजियस डिबेट्स कर सकें, डिफरेंट आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, खुदा पर बहस कर सकें, मज़हब पे बहस कर सकें, इस्लाम पे बहस कर सकें, वो ग्रुप उनको नहीं मिलता, राइट। तो इस रिलीजियस एकेडमिक डिस्कोर्स के अलावा पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बदौलत, जो कि अभी रिसेंट एक बेबी है, हर पॉडकास्टर, हर इन्फ्लुएंसर, हर वोक फेमिनिस्ट या वोक एक्टिविस्ट, हर कोई अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ के साथ आ रहा है। हर मौजू पे बात हो जाएगी। ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से हर किसी की अपनी फ़िलासफ़ी है, फेमिनिज़म के हवाले से हर किसी की अपनी फ़िलासफ़ी है। अकाउंट्स बना के, क्लाउड अकाउंट्स बना के, मर्द कुत्ता है, मर्द उल्लू का पट्टा है, ये इनकी फेमिनिज़म मुकम्मल हो गई, ठीक है। और जो सोशल इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, पाकिस्तानी आर्मी हो गई, वो डांस क्यों कर रही थी, वो डांस ना करती, वो ये वो औरत के हवाले से हर किसी की अपनी फ़िलासफ़ी है, राइट। हर कोई सोशल मीडिया की बदौलत माशाल्लाह से फ़िलासफ़र बना हुआ है, लेकिन रिलीजियस एकेडमिक डिस्कोर्स जो है उस पर कुछ भी नहीं है। इस हवाले से जो हिस्ट्री है उस पर कुछ भी नहीं है, और पॉलिटिकली भी यूज़ किया गया है अहमदियों के ख़िलाफ़, क्योंकि पहले दंगे फसाद आपको पाकिस्तान बनने के बाद अहमदियों के ख़िलाफ़ मिलेंगे, उसके बाद दूसरे दंगे फसाद भी अहमदियों के ख़िलाफ़ मिलेंगे। अगर अहमदी पॉलिटिकली इन मौलवियों के लिए फ़ायदेमंद होते तो ये बात लिख लें कि ख़ुद खादिम रिजवी स्टेज पर खड़ा होकर कहता कि अहमदी बहन भाई हैं हमारे, ठीक है, वो भी मुसलमान हैं। जनाब, इतने कट्टर ना हो जाओ अपने बिलीव्स पर कि कोई अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आए तो आप कहो ये गुस्ताखी कर रहा है, ये हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है। मेरे साथ इस तरह 1000 दफ़ा हो चुका है। आप अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अपने लोगों को भी देंगे ना, ये हमारे ख़िलाफ़ हो चुका है, ये गुस्ताखी कर रहा है, या पागल हो चुका है, इसका ईमान कमज़ोर हो चुका है। तो ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं इंसानों में, जो कि अपने बबल में सॉफ्टली कॉर्नर में रहते हैं और कहते हैं हम ही हक पर हैं, हमारे अलावा कोई हक पर नहीं है। ये जो गरूर है, ये इबलीस को भी ले डूबा था, तो हक वाली जमातों को भी ले डूबेगा, कि अगर आप यही तसव्वुर रखेंगे कि बाकी सारे उल्लू के पट्टे हैं, हम ही सही हैं। आखिर में मैं वही बात करूँगा कि वो सोसाइटी, वो मुआशरा तरक्की करता है, हिस्टोरिकली भी वो मुआशरे तरक्की की है उन्होंने, जिनमें रिलीजियस डिबेट्स, फ़िलासफ़ीज़, ये सारी की सारी एकेडमिकली लोग डिबेट किया करते थे ओपनली, और उन पे गुस्ताखी के फतवे नहीं चढ़ा करते थे। जब चर्च का स्टेट के साथ एफिलिएशन थी, जब चर्च रूल करता था, और वो साइंटिस्ट आइंस्टाइन हो गए, गैलीलियो हो गया, ठीक है, इन लोगों ने जब इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना स्टार्ट की और चैलेंज करना स्टार्ट किया, तो वो देखें वेस्टर्न सोसाइटीज़ किस तरह तरक्की की है उन्होंने। लेकिन वही बात है कि एकेडमिक डिस्कोर्स आज के ज़माने में, जो वही वोक, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो बड़े समझ जाते हैं कि हमें सब पता चल गया, उनकी जब मैं सुनता हूँ किसी स्पेस में या किसी उसमें, वो भी बड़ी मतलब पैसिव एग्रेसिवनेस के साथ, एक प्राइड के साथ कि मुझे सब पता है,
तो अब कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैंने सीखने के लिहाज से उससे बात नहीं करनी, मैंने उसको कन्विंस करने के लिहाज से या डिफेंड अपने बिलीव्स को करने के लिहाज से करनी है। ये नेचुरल एक चीज़ आ जाती है, ये एक एक्सट्रीम एक एंड है। आपने अगर इस पर बहस करनी है, बहस भी नहीं, बातचीत करनी है, सीखना है, तो उन मुसलमानों की तरह सीखें, ठीक है, बगदाद के मुसलमानों, या जो वो गोल्डन पीरियड था इस्लाम का, कि जो पढ़ते थे चीज़ और फिर सवाल किया करते थे दूसरों से सीखने की खातिर कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं, कुरान में ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी गई है, इसकी क्या तफसीर हो सकती है, ये मेटाफोर है या नहीं है। जब बंदा इस तरह सोचना शुरू कर देता है, जब इंडिपेंडेंस आ जाती है इस डिस्कोर्स में, तो वही बात है कि सोसाइटीज़ तरक्की करती हैं, और फिर ऐसी सोसाइटीज़ को, ऐसी फैमिलीज़ को, ऐसे बच्चों को, कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम हो जो अपने आप को मॉडर्न भी समझता हो और मॉडर्न बातें भी करता हो, बेवकूफ़ नहीं बनता। क्योंकि आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे मॉडर्न, वो लिबरल किस्म के मॉडल्स, यूथ क्लब के नाम पे कि हम दाढ़ियाँ नहीं रखते, ले यामाहा के बाइक चलाते हैं, लेकिन हम तबलीग भी करेंगे। यूके आ जाए, मैं आपको यूके में यंग मुबल्लिगों से मिलवाता हूँ जो बड़ी नीश किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को, कि हम ऐप जैसे ही हैं, हम भी गाने सुनते हैं, हम भी ये सारा कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन व्यूज़ उनके वही हैं, वही बेसिक तरीन व्यूज़। इंग्लिश में बोल रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा कमाल किस्म का मौलवी है, आलिम है, इसकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। चाहे जो मौलाना तारिक जमील को देख लें, उसकी भी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, अंदर खाते उसके व्यूज़ वही हैं, मुर्तद को मार दो, गुस्ताखी की सज़ा ये है। तो जहाँ डिस्कोर्स ले लिया जाए, जहाँ ये इंडिपेंडेंस ले लिया जाए जिस माशरे में, तो वहाँ आपको फिर औरतों के मुतालिक भी मज़हब की बुनियाद पर डिस्टोर्टेड व्यूज़ मिलेंगे। देयर इज़ अ रीज़न कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड वुमेन राइट्स मूवमेंट्स, बिकॉज उनको शुरू से बताया गया इस्लाम हकूक़ देता है, इस्लाम के अलावा कोई हकूक़ नहीं देता, राइट। फेमिनिज़म के अपने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, बहरहाल यहाँ मैं फेमिनिज़म को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन औरतों के मुतालिक भी उनके वही मिसोजिनिस्टिक और वो व्यूज़ होंगे मज़हब की बुनियाद पे। तो ये पाकिस्तान जो आप आजकल आपके सामने है, बेचारे 70 साल की जो तारीख़ में आप दूसरी चुस्से तरीन चीज़ों पर आप बात कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी भी बात कर लेंगे, लेकिन ये जो साइलेंट एलिफेंट इन द रूम है, इस पर बात नहीं करेंगे। तो रब रखा।